हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पाठ्यकला पर। दोस्तों, यूजीसी नेट जेआरएफ पॉलिटिकल साइंस से संबंधित हम लोग एमसीक्यू सीरीज़ को देख रहे हैं और आज के इस सेशन में हम लोग इंडियन पॉलिटिकल थॉट से संबंधित क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। ठीक है। और बहुत सारे इंडियन पॉलिटिकल थिंकर्स जितने भी सिलेबस में हैं उनको कवर्ड किया गया है। आप प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। ठीक है। और एमसीक्यूज़ इंडियन पॉलिटिकल थॉट से संबंधित और भी अलग अलग टॉपिक से करवाए जा चुके हैं, तो आप उनको भी देखिए। आइए आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। और ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए, द मीनिंग ऑफ योगक्षेम। ठीक है, इसको हिंदी में बोलते हैं योगक्षेमा। ठीक है, तो योगक्षेम सिद्धांत का अर्थ क्या है? द मीनिंग ऑफ योगक्षेम प्रिंसिपल गिवन बाय कौटिल्य इज पनिशमेंट फॉर द ऑफेंस, prosperity and dignity of the ruler, the idea of happiness and prosperity, या none of this। ठीक है, इसको इस तरीके से लिखेंगे योग क्षेम। ठीक है, तो बताइए इस सिद्धांत का अर्थ क्या है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रोस्पेरिटी एंड डिग्निटी ऑफ द रूलर। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, योगक्षेम का क्या मतलब होता है। अगला क्वेश्चन है, ये 2 नंबर है, एक्चुअली इधर उधर हो गया है। ठीक है, तो देखिए, अकॉर्डिंग टू कौटिल्य हाउ मेनी पीपल आर देयर इन राजमंडल। एक सेकेंड, हाउ मेनी पीपल शुड बी देयर इन, यहाँ पे ये करना पड़ेगा, राजमंडल शुड इट हैपन। एक सेकेंड। ठीक है, तो इसमें पूछा जा रहा है कि कौटिल्य के अनुसार जो राजमंडल में है वो कितनी संख्या होनी चाहिए। ठीक है, हाउ मेनी पीपल शुड बी देयर इन राजमंडल। ठीक, तो बताइए 10, 12, 13 या 14 कितने लोग होने चाहिए? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 12। ठीक है, तो 12 लोगों के बारे में उन्होंने कहा कि राजमंडल में टोटल 12 लोग होने चाहिए। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन यहां देखते हैं हम लोग, एक सेकेंड। तीसरा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्ट कंपोनेंट ऑफ अर्थशास्त्र। ठीक है, तो अर्थशास्त्र जो कौटिल्य ने लिखा उनमें से कौन सा एक करेक्ट कंपोनेंट नहीं है। ठीक है, आपके ऑप्शंस यहाँ पे देखिए, रियलिज्म, मॉरली न्यूट्रल, स्टेट्सक्राफ्ट या मेटेरियलिज्म। बताइए क्या जवाब होगा इसका? तो क्या सही जवाब होगा? ऑप्शन नंबर डी, मेटेरियलिज्म। ठीक है, तो ये अर्थशास्त्र का कंपोनेंट नहीं है। बाकी रियलिज्म, मोरली न्यूट्रल होना, ठीक है, और स्टेट्सक्राफ्ट, इन सब चीज़ों के बारे में अर्थशास्त्र में बात होती है। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाउ मेनी मेथड्स ऑफ इम्बेजलमेंट ऑफ गवर्नमेंट मनी हैज़ बीन मेंशन्ड बाय कौटिल्य इन अर्थशास्त्र। 75, 40, 50 और 30। इसका मतलब है कि कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में जो सरकारी धन है उसके गबन के लिए कितने तरीकों का उल्लेख किया है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 40 टाइप्स। ठीक है, 40 ऐसे तरीके के बारे में उन्होंने बताया है जिससे सरकारी धन को गबन किया जा सकता है। ठीक है, या चुराया जा सकता है। ठीक, आप लोगों को पता होगा कौटिल्य से संबंधित क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपके एग्जाम्स में, इसीलिए कौटिल्य से 4-5 क्वेश्चंस यहाँ पे दिया हूँ मैंने। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ कौटिल्यज स्टेट। ठीक है, तो कौटिल्य ने जो अपना राज्य के बारे में बताया, ठीक है, उसमें से कौन सा एक अंग नहीं है? स्वामी, अमात्या, वर्ण व्यवस्था या दंड। तो बताइए क्या सही जवाब हो जाएगा? ऑप्शन सी, ठीक है, वर्ण व्यवस्था। तो कौटिल्य ने जो अपने स्टेट के बारे में बताया उनमें क्या क्या आते हैं? स्वामी आते हैं, अमात्या आते हैं, दंड आते हैं, ठीक है, फिर जनपद आते हैं, तो जनपद, ठीक है, उसके बाद दुर्ग, दुर्ग या दुर्गा, ठीक है, उसके बाद कोश, और दंड हो गया मित्रा। ठीक है, तो टोटल उन्होंने क्या बताया कि 7 पार्ट्स हैं कौटिल्य के स्टेट में, 7 अंग है, 7 एलिमेंट्स। ठीक है, और इन्हीं को वो सप्तांग सिद्धांत के नाम से कहते हैं। ठीक है, सप्तांग प्रिंसिपल। तो याद रखिएगा कौन कौन से हैं। देखिए, स्वामी,
अमात्या दंड 3 हो गए, 4 जनपद, 5 दुर्ग, 6 कोश और 7 मित्र। ठीक है, तो सभी के नाम आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, विच एस्पेक्ट ऑफ कौटिल्याज सद्गुण्य पॉलिसी इज रिलेटेड टू असेंडेंसी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का ये पूछा जा रहा है कि जो षड्गुण्य नीति है कौटिल्य की, ठीक है, वो उनमें से किस चीज का मतलब चढ़ाई करना है, असेंडेंसी है। ठीक है, तो देखिए पहला है आसन, ये आसन होगा। ठीक है, दूसरा है संसर्या, तीसरा है विग्रह और चौथा है यान। तो बताइए किसका मतलब होता है चढ़ाई करना। ठीक है, तो बताइए इसका सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, यान। ठीक है, तो यान का मतलब होता है एक तरीके से चढ़ाई करना। ठीक, और षड्गुण्य नीति में उन्होंने 6 प्रमुख उनके तत्व हैं, षड्गुण्य मीन्स 6। ठीक है, तो 6 एलिमेंट्स के बारे में उन्होंने बताया है। ठीक है, तो कौन कौन से उन्होंने बताए हैं ये, और एक चीज़ जान लीजिए, षड्गुण्य नीति जो है वो एक फॉरेन एक तरीके से फॉरेन पॉलिसी से संबंधित है। ठीक है, कि किस प्रकार का रिलेशन होना चाहिए अपने अलग जो देश हैं उनसे। तो 6 प्रकार के एलिमेंट षड्गुण्य पॉलिसी में है। इनमें क्या क्या आ जाता है, एक तो आता है संधि, ठीक है, फिर विग्रह, आप लोगों को नाम याद होगा। ठीक है, फिर आसन हो गया, ठीक, संसर्या हो गया और यान हो गया। ठीक, द्वेदी भाव, द्वेदी भाव 4 2 6, ये 6 हैं, तो इनको याद रखिएगा। ठीक है, संधि का मतलब क्या होता है कि आप किसी गठबंधन बनाएं, ठीक है, कोलिशन बना लें किसी दूसरे राज्य के साथ। विग्रह मीन्स एक बार आप मजबूत हो जाएं तो उस कोलिशन को तोड़ दें, ठीक है, और युद्ध के लिए तैयार हो जाएं। ठीक है, और तीसरा आसन, आसन का क्या मतलब होता है कि एक न्यूट्रल स्थिति अपनाना। ठीक है, और संसर्या का क्या मतलब होता है किसी भी दूसरे राज्य का संरक्षण प्राप्त करना, प्रोटेक्शन प्राप्त करना। यान मीन्स चढ़ाई करना, इसका मतलब कि युद्ध घोषित किए बिना ही आप आक्रमण करने की नीति बना लो। ठीक है, मतलब युद्ध घोषित मत करो बट आप आक्रमण की नीति बनाओ। ठीक है, तो इसी को चढ़ाई करना या यान कहते हैं। और द्वेदी भाव का मतलब होता है एक राजा से आप शांति एक शांति की संधि कर लो और दूसरे पे आक्रमण कर दो मिलके। ठीक है, तो दो दो मिलके एक दूसरे पे आक्रमण करेंगे। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को आप देख लीजिएगा, अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, 7 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, टू मोबिलाइज वाइडर सेक्शन ऑफ सोसाइटी व्हाट डिड अंबेडकर एस्टैब्लिश्ड। ठीक है, तो ये पूछा जा रहा है कि अंबेडकर ने लोगों को इकट्ठा करने के लिए, लामबंद करने के लिए, ठीक है, क्या इस्टेब्लिश्ड किया। और आपके यहाँ पे ऑप्शंस हैं, इंडियन लेबर यूनियन, ऑल इंडिया शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन, दलित पैंथर्स, दलित एक्सप्लॉइटेड स्ट्रगल सोसाइटी कमेटी या दलित सोशल मिनिस्ट्री। तो बताइए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ऑल इंडिया शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन। ठीक है, तो आप लोग देखिए इंडियन पॉलिटिकल थॉट की जो सीरीज है उसमें 5 लेक्चर्स हैं, उसमें सभी थिंकर्स के बारे में बहुत अच्छे से डिस्कस किया गया है कम समय में। ठीक है, वहाँ पे टाइम, डेट, बुक्स, ये सब देख सकते हैं आप लोग। तो याद रखिएगा ये ऑल इंडिया शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन कब बनाया गया था, 1942 में। ठीक है, और इंडियन लेबर पार्टी के बारे में आप लोग जानते होंगे, 1936 में बनाया गया है लेबर पार्टी। ठीक है, उसके अलावा जो रिपब्लिकन पार्टी है, ठीक है, रिपब्लिकन पार्टी भी बनाई गई उनके द्वारा। फिर बहिष्कृत हितकर्णी सभा, इसका भी निर्माण किया गया, ये भी बनाया गया 1924 में। ठीक है, तो सभी के डेट के साथ आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, हु पॉपुलराइज्ड द आइडिया ऑफ पार्टीलेस डेमोक्रेसी। ठीक है, तो पार्टीलेस डेमोक्रेसी को किनके द्वारा एक तरीके से पॉपुलराइज्ड किया गया, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, बाल गंगाधर तिलक या जयप्रकाश नारायण। बताइए, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, जेपी नारायण। ठीक है, इन्होंने पार्टीलेस डेमोक्रेसी के बारे में बात कही। और अब भी जानते हैं कि गांधी जी भी इनके फेवर में थे, पार्टीलेस डेमोक्रेसी की वो भी बात करते थे, लेकिन पॉपुलराइज्ड करने वाले कौन थे, जेपी नारायण। ठीक है, और यही थे जेपी नारायण जो
वो क्या कहते हैं, इमरजेंसी के समय में, ठीक है, इन्होंने एक टोटल रेवोल्यूशन का नारा दिया था, संपूर्ण क्रांति, ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, गांधीज ट्रस्टीशिप थ्योरी में बी ब्रीफली स्टेटेड एज फॉलोज, ठीक है, तो गांधी जी ने जो एक तरीके से ट्रस्टीशिप थ्योरी दिया उसको किस रूप में यहाँ पे कहा जा सकता है, रिविजनिस्ट सोशलिज्म, इमेजिनरी सोशलिज्म, कैपिटलिज्म विथ अ ह्यूमन फेस और नन ऑफ द एबव। तो क्या सही जवाब हो जाएगा इस क्वेश्चन का, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, कैपिटलिज्म विथ अ ह्यूमन फेस। ट्रस्टीशिप थ्योरी का मतलब ये है कि जो भी कैपिटलिस्ट लोग हैं, कि आप बहुत सारा धन आप इकट्ठा कर लिए, बहुत सारा पैसा आपके पास आ गया, तो ये नहीं सोचना है कि उस पर सिर्फ हमारा हक है, नहीं, उस पर पूरे समाज का हक होना चाहिए। मतलब कि आप बेसिक नेसेसिटीज़ जो अपनी है उनको पूरा कर लो, उसके बाद जो एक्स्ट्रा पैसा आपके पास बचा हुआ है उसको जन कल्याण के लिए आप लगाओ, दूसरे के वेलफेयर के लिए लगाओ, ठीक है, तो इसी को ट्रस्टीशिप मॉडल कहते हैं, ठीक है, तो कैपिटलिज्म विथ ए ह्यूमन फेस, ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इम्पॉर्टेंट इकोनॉमिक प्रिंसिपल ऑफ गांधीज्म, ठीक है, तो यहाँ पे पूछा जा रहा है गांधी से संबंधित एक इम्पॉर्टेंट इकोनॉमिक प्रिंसिपल कौन सा है, ठीक है, और यहाँ पे देखिए पंचायती राज, नॉन वायलेंस, ट्रस्टीशिप या बॉयकॉट, तो ऑप्शन डी ट्रस्टीशिप, ठीक है, ये इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स के रूप में देखते हैं इसीलिए। अगला क्वेश्चन देखिए, दो स्टेटमेंट दिया हुआ है, पहला है अकॉर्डिंग टू गांधी पॉलिटिक्स अपार्ट फ्रॉम रिलीजन इज अ डेथ ट्रैप, और दूसरा रीजन में है एंट्री ऑफ रिलीजन इन पॉलिटिक्स इज नेसेसरी बिकॉज इन द एब्सेंस ऑफ रिलीजन इट मे टेक कम्युनल कलर। तो बताइए यहाँ पे क्या सही होगा, असर्शन और रीजन में बोथ ए एंड आर ट्रू या बोथ आर करेक्ट, क्या है बताइए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, दोनों स्टेटमेंट सही हैं और दोनों एक दूसरे को एक्सप्लेन भी करते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे है यहाँ पे पूछा जा रहा है कि द फॉलोइंग आश्रम्स इस्टेब्लिश्ड बाय गांधी अरेंज देम इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, ठीक है, तो ये आश्रम्स इस्टेब्लिश किए गए हैं गांधी जी के द्वारा, कब कब उसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करना है बताइए। तो सबसे पहली बात कि इसको अरेंज करने के लिए हमें पता होना चाहिए कि कौन सा आश्रम कब बना है, ठीक है, तभी तो हम उसको अरेंज कर पाएंगे ना। तो बताइए कब कब कौन सा उनके द्वारा इस्टेब्लिश किया गया, तो इसका जवाब क्या होगा। आप लोगों ने नहीं देखा है तो वो सीरीज़ को देखिए, उसमें मैंने बताया हुआ है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब यहाँ पे देखते हैं। देखिए सबसे लास्ट में जो आश्रम बना वो है सेवाग्राम आश्रम, ठीक है, तो याद रखिए सी सबसे लास्ट में होगा, तो यहाँ पे देखिए बी ऑप्शन में सबसे लास्ट में सी है, ठीक है, तो ये सही जवाब हो जाएगा। पहले फोइनिक्स सेटलमेंट, फिर टॉल्स्टॉय फार्म, ये टॉल्स्टॉय फार्म होगा, उसके बाद है कोचराब आश्रम, ये भी थोड़ा मिस्टेक है यहाँ पे, कोचराब आश्रम, और फिर सेवाग्राम आश्रम, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोग यहाँ पे मैच कर सकते हैं, ठीक है, तो इसको अच्छे से देख लीजिए और अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है। और ये यदि आपको डेट जानना है तो एक सेकंड में बता रहा हूँ। देखिए फोइनिक्स सेटलमेंट जो है, ठीक है, ये 1904 में बना, और कोचराब आश्रम जो बना वो 1915 में बना, और सेवाग्राम आश्रम जो बना वो 1936 में बना, और टॉल्स्टॉय फार्म जो बना, ठीक है, ये 1910 में बना। तो आप अरेंज कर लीजिए, ऑप्शन बी सही जवाब होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए हाउ मेनी चैप्टर्स आर देयर इन द गांधीज हिंद स्वराज, यह 1909 में पब्लिश्ड हुई बुक, ठीक है, ये बहुत ही फेमस बुक है। और बताइए जब गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से लौट रहे थे, ठीक है, तो उन्होंने जहाज में ही इस बुक को लिखा था। तो बताइए 12, 15, 18, 20 कितने चैप्टर्स हैं, ऑप्शन डी 20। एक बहुत फेमस बुक है, कभी टाइम मिलेगा तो पढ़िएगा ज़रूर, ठीक है। अगली क्वेश्चन है, देखिए वंदे मातरम बाय अरबिंदो घोष रिफ्लेक्ट्स विच पीरियड ऑफ हिज पॉलिटिकल इमरजेंस,
ठीक है। बताइए, मीडियम, स्पिरिचुअल नेशनलिज्म, स्पिरिचुअली इमरजेंटिज्म, इम्पेरियलिज्म या यूनिवर्सल ब्रदरहुड। तो क्या सही जवाब हो जाएगा इस क्वेश्चन का, देखिए और बताइए। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एक ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, स्पिरिचुअल नेशनलिज्म। ठीक है, तो याद रखिएगा। और बिंदु घोष ने जब वंदे मातरम का वो एक तरीके से जो वंदे मातरम उन्होंने दिया कंसेप्ट, ठीक है, वो स्पिरिचुअल नेशनलिज्म को शो करता है। ठीक है, और वो एक बहुत महान योगी थे, दार्शनिक थे, और इन्होंने इंडिपेंडेंस मूवमेंट में अच्छा रोल निभाया, लेकिन बाद में वो एक योगी बन गए। ठीक है, और इन्होंने पौंडीचेरी में एक आश्रम का भी निर्माण किया। तो ये सब चीज़ें आप लोग देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, हु वॉज द ऑथर ऑफ द बुक मार्क्स, गांधी एंड सोशलिज्म। ठीक है, तो यह बुक किनके द्वारा लिखा गया, विनोबा भावे, राम मनोहर लोहिया, राजेंद्र प्रसाद या जवाहरलाल नेहरू। तो इसका सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, राम मनोहर लोहिया। ठीक है, तो याद रखिएगा इस चीज़ को। अगला क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग राजा राम मोहन रॉय। ठीक है, तो राजा राम मोहन रॉय से संबंधित कौन सा गलत स्टेटमेंट है ये बताना है। देखिए, ही सपोर्टेड द मोरल प्रिंसिपल्स ऑफ द न्यू टेस्टामेंट, फिर है ही अपोज्ड द ज्यूरी सिस्टम ऑफ जस्टिस, ही थॉट दैट संस्कृत नॉलेज केप्ट इंडिया इन डार्कनेस, ही रिजेक्टेड द आइडियल वर्शिप। तो बताइए कौन सा गलत है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ही अपोज्ड द ज्यूरी सिस्टम ऑफ जस्टिस, नहीं, वो उन्होंने अपोज्ड नहीं किया था, तो ये गलत है। ठीक है, 16 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द टाइप्स ऑफ सोशल मूवमेंट्स प्रोपाउंडेड बाय M.A. राव इन हिज बुक सोशल मूवमेंट्स इन इंडिया। ठीक है, तो M.A. राव ने एक बुक लिखी थी सोशल मूवमेंट इन इंडिया, इसको याद रखिए। उनमें से उस बुक में कौन से मूवमेंट के बारे में वो बात नहीं करते हैं। ठीक है, तो रेवोल्यूशनरी मूवमेंट, रिफॉर्मिस्ट, इवोल्यूशनिस्ट या ऑप्शनल। तो इसका सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन सी, इवोल्यूशनिस्ट मूवमेंट के बारे में वो बात नहीं करते हैं, इसके बारे में और ऑप्शनल मूवमेंट, इन सब के बारे में वो बात करते हैं। ठीक है, और यह जो बुक है ये 1979 में पब्लिश हुई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हु अमोंग द फॉलोइंग वॉज अ स्ट्रॉन्ग सपोर्टर ऑफ डिसेंट्रलाइज्ड सोशलिज्म। ठीक है, तो बताइए डिसेंट्रलाइज्ड सोशलिज्म के सपोर्टर कौन थे, जेपी नारायण, आचार्य नरेंद्र देव, राम मनोहर लोहिया या आचार्य विनोबा भावे। तो इसका सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, राम मनोहर लोहिया। ठीक है, तो ये डिसेंट्रलाइज्ड सोशलिज्म से रिलेटेड है, इनको याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट इन केस ऑफ एम एन रॉय। ठीक, तो एम एन रॉय से संबंधित कौन सा सही नहीं है ये पूछा जा रहा है। यहाँ पे देखिए ऑप्शंस में क्या क्या है, ही प्रिपेयर्ड अ मॉडल कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिपेंडेंट इंडिया, सोवरेन पावर मस्ट बी वेस्टेड इन द पीपल, पब्लिक कमिटी शुड बी फॉर्म्ड इन विलेजेस, टाउन एंड सिटीज, दे डिड नॉट अग्री ऑन राइट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स टू सेसेशन। तो बताइए कौन सा सही जवाब हो जाएगा इस क्वेश्चन का। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन गलत है। ठीक है, यहाँ पे ही होगा, ही डज नॉट, ही डिड नॉट। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर डी गलत है, बाकी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गिवन बिलो टू स्टेटमेंट से असर्शन और रीजन का, एम एन रॉय डिड नॉट एक्सेप्ट मार्क्स मेटेरियलिस्ट इंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री, और रीजन में है इट हैड द एलिमेंट ऑफ डिटर्मिनिज्म एंड आइडियलिज्म। ठीक है, तो बताइए कौन सा यहाँ पे सही हो जाएगा ऑप्शंस में, एम एन रॉय से संबंधित है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट सही हैं और ए एक्सप्लेन भी कर रहा है। ठीक है, तो एम एन रॉय से संबंधित ये याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, यहाँ पे मैच करने को है टेबल 1 टेबल 2, यहाँ पे बुक्स मैच करने को है जेपी नारायण, राम मनोहर लोहिया, मोहम्मद इकबाल और बर्नी। तो बताइए कैसे मैच करेंगे इसको।
तो इस क्वेश्चन का सही जवाब आप लोग देख सकते हैं, जयप्रकाश नारायण को मैच करेंगे हम लोग किससे, वाई सोशलिज्म, इनकी जो फेमस बुक है, ठीक है। राम मनोहर लोहिया को किससे मैच करेंगे, सॉल्ट टैक्सेशन इन इंडिया से, ठीक है। और मोहम्मद इकबाल, इनको हम लोग करेंगे रिलीजियस, द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ रिलीजियस थॉट इन इस्लाम, ठीक है, ये पूरी बुक उन्हीं की है। और बर्नी फतवाए जहांदरी, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग मैच कर सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हेन वाज जेपी नारायण अवॉर्डेड भारत रत्न। तो भारत रत्न जेपी नारायण को कब मिला, 1999, 98, 97, 96। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1999 में, ठीक है। तो इस चीज़ को याद रखिए। और जेपी नारायण के द्वारा कौन कौन से बुक्स लिखे गए, आप लोगों को नहीं पता होगा तो लिख सकते हैं, प्रिजन डायरी, ठीक है, 1976। फिर हो गया टुवर्ड्स टोटल रेवोल्यूशन, टुवर्ड्स टोटल रेवोल्यूशन कब लिखा गया, यह लिखा गया था 1978 में। फिर एक बुक था सोशलिज्म सर्वोदया एंड डेमोक्रेसी, सोशलिज्म सर्वोदया एंड डेमोक्रेसी, ठीक है। यह बुक कब लिखा गया, 1964 में, ठीक है। तो याद रखिए इन सब चीज़ों को। फिर है whom डिड राम मनोहर लोहिया अपोज, ठीक है। तो राम मनोहर लोहिया किनके विरोध में थे, कैपिटलिज्म, कम्युनिज्म, सोशलिज्म या डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर्स। तो बताइए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा वो यहाँ पे देखिए, कैपिटलिज्म और कम्युनिज्म इन दोनों के खिलाफ थे, ठीक है। तो ए और बी दोनों हो जाएगा, सोशलिज्म और डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर्स के वो फेवर में थे, ठीक है। तो याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वाई वॉज पंडिता रामाबाई गिवन द टाइटल ऑफ पंडिता, ठीक है। तो पंडिता रामाबाई को पंडिता का टाइटल क्यों मिला, सोशल रिफॉर्म की वजह से, वुमेन्स लिबरेशन, अबॉलिशन ऑफ कास्ट सिस्टम, बीइंग अ संस्कृत स्कॉलर। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, बीइंग अ संस्कृत स्कॉलर, ठीक है। तो वो बहुत महान थी संस्कृत में, वो स्कॉलर थी, तो उनको 20 ईयर्स की एज में ही उनको पंडिता का टाइटल मिल गया था, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूज़पेपर इज नॉट रिलेटेड टू तिलक। तो यहाँ पे न्यूज़पेपर के नाम दिए हुए हैं, आपको बताना है कि तिलक से रिलेटेड कौन सा नहीं है, ठीक है। और ऑप्शन यहाँ पे दिए हैं, तो बताइए। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए, केसरी है, मराठा है, रिफॉर्मर है या हरिजन है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, रिफॉर्मर, एक्चुअली ये ट्रांसलेशन में ये सुधारक होगा, ठीक है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी और डी होगा। यहाँ पे देखिए, ये ऑप्शन नंबर डी, जहाँ पे सी और डी, ठीक है। तो ये दोनों जो हैं सुधारक और हरिजन, ये तिलक से रिलेटेड नहीं है। केसरी जो है और मराठा ये उन्हीं का न्यूज़पेपर है, ठीक है। और केसरी जो थी वो कौन सी लैंग्वेज में थी, तो मराठी लैंग्वेज में। यहाँ कन्फ्यूज़न हो सकता है, केसरी मराठी लैंग्वेज में थी और मराठा जो थी, ठीक है, वो इंग्लिश लैंग्वेज में थी। तो इसको याद रखिएगा, ठीक है। तो इस तरीके से उन्होंने दो न्यूज़पेपर के बारे में मतलब दो न्यूज़पेपर स्टार्ट किया, उनके द्वारा किया गया। हरिजन जो है वो एक गांधी जी के से रिलेटेड है, उन्होंने स्टार्ट किया था इसको। और सुधारक जो है वो स्टार्ट किया गया था गोपाल गणेश अगरकर के द्वारा, ठीक है। तो खैर ये सब चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे तिलक से रिलेटेड केसरी और मराठा है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु रोट द ऑटोबायोग्राफी ऑफ जेपी नारायण, ठीक है। तो जेपी नारायण की ऑटोबायोग्राफी किनके द्वारा लिखा गया, खुद जेपी नारायण, राम वृक्ष वेणीपुरी और विनोबा भावे या नंबूद्रिपद। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, रामवृक्ष बेनीपुरी के द्वारा उनकी जीवनी को लिखा गया, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, इंटीग्रेटेड ह्यूमैनिज्म मीन्स, ठीक है। तो जिसको एकीकृत मानववाद कहते हैं, तो इंटीग्रेटिव ह्यूमैनिज्म इनमें से क्या है, ह्यूमन लाइफ इज नो डिफरेंट, हार्मनी बिटवीन द इंडिविजुअल, सोसाइटी एंड द नेशन, द एसेंशियल यूनिटी ऑफ द पर्सन, स्टेट इज हायर देन नेशन। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। तो यहाँ पे पूछ रहा है इसका मतलब क्या है इंटीग्रेटेड ह्यूमनिज्म का।
तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए। ठीक है, ए बी सी ये तीनों जो हैं इंटीग्रेटेड ह्यूमनिज्म से रिलेटेड हैं और डी वाला ऑप्शन गलत है। ठीक है, और इंटीग्रेटेड ह्यूमनिज्म का कंसेप्ट देने वाले कौन थे आपको पता है? तो 1965 में दिया गया था पंडित दीनदयाल उपाध्याय के द्वारा। ठीक है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय। ठीक है, तो इनके द्वारा इंटीग्रेटेड ह्यूमनिज्म का कंसेप्ट दिया गया और ये ऊपर के तीन ए बी और सी उसका मतलब है। अगला क्वेश्चन है, हु अमोंग द फॉलोइंग कॉल्ड सर्वोदया एज पीपल्स सोशलिज्म। ठीक है, तो किनके द्वारा सर्वोदया को पीपल्स सोशलिज्म का नाम दिया गया या कहा गया? तो बताइए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? आचार्य कृपलानी, एम एन रॉय, महात्मा गांधी या जेपी नारायण? ऑप्शन डी जेपी नारायण। ठीक है, इसको याद रखिए। अगला क्वेश्चन है, एम एन रॉयज इंटीग्रेटेड साइंटिफिक ह्यूमनिज्म इज ऑल्सो नोन एज मार्क्सिज्म, न्यू ह्यूमनिज्म, ऑर्थोडॉक्स या साइंटिफिक सोशलिज्म? तो इसका सही जवाब क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा, बताइए, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, न्यू ह्यूमनिज्म। ठीक है, तो उनके द्वारा जो बताया गया एम एन रॉय का इंटीग्रेटेड साइंटिफिक ह्यूमनिज्म को हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो न्यू ह्यूमनिज्म के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो इसको याद रखिए। और यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन है आज का हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स वॉज नॉट रिटन बाय एम एन रॉय? ठीक है, तो एम एन रॉय ने कौन सी बुक्स नहीं लिखी हैं ये पूछा जा रहा है। इंडिया इन ट्रांजिशन, इंडिया टुडे, इंडियाज प्रॉब्लम एंड इट्स सॉल्यूशन, उसके बाद है 1 ईयर ऑफ नॉन कोऑपरेशन। तो बताइए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, इंडिया टुडे। ठीक है, तो एम एन रॉय के द्वारा यह बुक नहीं लिखी गई, बाकी तीनों बुक एम एन रॉय के द्वारा लिखा गया, इसको याद रखिए। ठीक है, इंडिया टुडे किनके द्वारा लिखी गई थी? तो एक नाम है जिनका नाम था रजनी पाम दत्त। ठीक है, तो इनके द्वारा लिखा गया था, बाकी तीनों बुक्स एम एन रॉय के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। तो दोस्तों इस तरीके से हम लोगों ने टोटल 30 क्वेश्चंस देखे इंडियन पॉलिटिकल थॉट से संबंधित। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे सीरीज़ को देख लें, प्लेलिस्ट पे जाके इंडियन पॉलिटिकल थॉट से संबंधित जो 5 लेक्चर्स पड़े हुए हैं वहाँ पे सारे थिंकर्स के बुक्स कंसेप्ट्स शॉर्ट नोट्स के रूप में डिस्कस किया हुआ है। उसके बाद यदि आप सॉल्व करते हैं ये वाला मॉक तो बहुत ईजी लगेगा आपको। ठीक है, तो इसी प्रकार से दोस्तों हम आपके लिए वीडियोस लेकर के आएंगे। एमसीक्यू सीरीज़ को अभी कंटिन्यू करेंगे कुछ दिन के लिए, जब तक आपके एग्ज़ाम्स नहीं हो जाते हैं। ठीक है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाले वीडियोज़ के बारे में आपको पता चल पाए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।